गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पिछले वीडियो में हमने सामाजिक परिवर्तन की बात की। आज हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की बात करेंगे। परिवर्तन में हमने देखा था कि परिवर्तन का संबंध समय, स्थान और भिन्नता से है। तो आज हम देखेंगे कि परिवर्तन के किन किन विद्वानों ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। तो परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, परिवर्तन का आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो परिवर्तन का जो सांस्कृतिक सिद्धांत है, या जब परिवर्तन के हम सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑगबर्न के द्वारा सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया गया। तो ऑगबर्न का हमने पिछले वीडियो में एक में पढ़ा है कि ऑगबर्न का सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है वो उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज के अंतर्गत 1922 में दिया। तो आज हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की बात करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतकार उद्विकासवादियों से प्रभावित थे। वे इस मत को नहीं मानते कि परिवर्तन चक्रीय गति से होता है। तो उनका मत है कि परिवर्तन चक्रीय गति से नहीं होता। तो चक्रीय प्रतिमान में हमने क्या देखा था कि परिवर्तन जो है एक चक्र के रूप में होता है। हम जिस अवस्था से शुरू करते हैं धीरे धीरे हम पुनः उसी अवस्था पे पहुंच जाते हैं। जैसे चक्रीय परिवर्तनकार ये मानते हैं कि जैसे मानव जन्म लेता है, फिर वो युवा होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर पुनः जन्म लेता है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो परिवर्तन का एक क्रम है, ये जो क्रम है परिवर्तन का मानव जीवन में, ये चलता है। मानव जन्म लेता है, मृत्यु होता है, पुनः जन्म लेता है। तो ये उत्थान और पतन का एक चक्र चलता है। पर जो ये रेखीय सिद्धांतकार है ये मानते हैं, ये इस चक्र को नहीं मानते। वरन उनका मत है कि परिवर्तन सदैव एक सीधी रेखा में नीचे से ऊपर की ओर विभिन्न चरणों में होता है। तो आपने देखा कि चक्रीय सिद्धांतकार तो चक्र के रूप में मानते हैं कि चक्र के रूप में परिवर्तन का एक क्रम चलता है। रेखीय सिद्धांतकार कहते हैं कि नहीं, चक्र के रूप में नहीं चलता, एक सीधी रेखा के रूप में चलता है, जहाँ से कि हम नीचे से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर जाते हैं। और ये जो चक्र, ये जो विकास है इस क्रम में, और ये जो परिवर्तन होता है वो विभिन्न चरणों में होता है। उद्विकासीय रेखीय सिद्धांतकारों में कॉम्ट, स्पेंसर, हॉबहाउस आदि के नाम प्रमुख हैं। कॉम्ट समाज के उद्विकास के रूप को 3 स्तरों में बांटते हैं: धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। उन्होंने समाज के विकास की या समाज में जब परिवर्तन की बात की तो उन्होंने 3 स्तरों की बात वो करते हैं। पहला है धार्मिक, दूसरा है तात्विक और तीसरा है वैज्ञानिक। इसी तरह जब हम स्पेंसर की बात करते हैं तो स्पेंसर ने 4 स्तरों की बात की, शिकारी से लेकर औद्योगिक तक की। मार्क्स की बात जब हम करते हैं तो मार्क्स समाज के विकास के 5 स्तरों की बात करते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि विभिन्न विद्वानों में जो रेखीय सिद्धांतकार हैं उन्होंने एक रेखा में समाज के विकास के चरणों की बात की। मार्क्स एवं वेबलिन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय क्रम को तो प्रस्तुत करते हैं, किंतु ये दोनों ही आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी को अधिक महत्व देते हैं। अतः इनके सिद्धांतों को निर्धारणवादी सिद्धांत भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसमें उन्होंने प्रौद्योगिकी और आर्थिक कारक को अधिक महत्व दिया। अतः उनके सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद अथवा सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी के सिद्धांत भी कहा जाता है। मार्क्स का सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी सिद्धांत माना जाता है। उन्होंने इतिहास की भौतिक व्याख्या की और कहा कि मानव इतिहास में अब तक जो भी परिवर्तन हुए हैं वे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण ही हुए हैं। उनका मत है कि जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियां, अन्य कारणों का मानव के जीवन पर प्रभाव तो पड़ता है, किंतु वे परिवर्तन के निर्णायक कारक नहीं है। निर्णायक कारक तो आर्थिक कारक अर्थात उत्पादन प्रणाली ही है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ भौतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, निवास आदि। इन मूल्यों या आवश्यकताओं को जुटाने के लिए मानव को उत्पादन करना होता है। उत्पादन करने के लिए उसे उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जिन साधनों के द्वारा व्यक्ति उत्पादन करता है उन्हें प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी में छोटे छोटे औजार से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें तक सम्मिलित होती हैं। प्रौद्योगिकी में जब परिवर्तन आता है तो उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन आता है। मार्क्स का मत है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी उत्पादन प्रणाली को अपनाता है। उत्पादन प्रणाली वो कहता है कि 2 पक्षों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है उत्पादन के उपकरण। उत्पादन के उपकरण में क्या क्या सम्मिलित होगा? प्रौद्योगिकी, श्रमिक, उत्पादन का अनुभव, श्रम, कौशल आदि। दूसरा वो कहता है कि उत्पादन के संबंध।
किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें औजार, श्रम, अनुभव एवं कुशलता की आवश्यकता होती है। साथ ही जो लोग उत्पादन कार्य में लगे होते हैं उनके बीच कुछ आर्थिक संबंध भी उत्पन्न होते हैं। जैसे किसान कृषि क्षेत्र में उत्पादन करने के दौरान मजदूरों, उसके जो और कारीगर हैं, जो वहाँ पे उत्पादित वस्तु की खरीदारी से संबंधित जो लोग होते हैं, उन सब से उसके संबंध बनते हैं। जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। उत्पादन प्रणाली की यह विशेषता है कि यह किसी भी अवस्था में स्थिर नहीं रहती। मार्क्स कहते हैं कि यह सदैव बदलती रहती है। जब वो कहते हैं कि आपकी उत्पादन की प्रणाली बदलती है तो उत्पादन के संबंध भी बदलते हैं। मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली समाज का मूल है और उसी पर समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक विश्वास, कला, साहित्य, प्रथाएं, विज्ञान आदि सभी चीज़ वो कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली पर टिकी हुई है। जिस प्रकार की उत्पादन प्रणाली वो कहते हैं कि जिस प्रकार की उत्पादन प्रणाली होती है, समाज की अधिसंरचना भी वैसी होती है। अधिसंरचना अर्थात ऊपरी संरचना, जिसमें हम धर्म, प्रथाएं, राजनीति, साहित्य, कला, विज्ञान एवं संस्कृति आदि को सम्मिलित करते हैं। ये कहते हैं भी, ये भी जिस प्रकार की आपकी अधिसंरचना उत्पादन प्रणाली होगी, अधिसंरचना होगी, उसी प्रकार की वो कहते हैं कि आपके आगे उत्पादन प्रणाली बदलेगी तो आपकी ऊपरी संरचना में भी बदलाव आएगा। और समाज की संस्थाएं बदलती हैं तो तथा सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। तो स्पष्ट है कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने पर समाज में परिवर्तन आता है। उत्पादन में लगे लोगों के पारस्परिक संबंधों में भी परिवर्तन आता है। आज के युग में पूंजीपति व श्रमिक में जो संबंध पाए जाते हैं वे कृषि युग में भूस्वामियों मजदूरों के संबंधों से भी इसलिए भिन्न है। मार्क्स का मत है कि उत्पादन के संबंधों के संपूर्ण योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जब उत्पादन के उपकरणों, उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध आदि जो कि आर्थिक संरचना का निर्माण करते हैं में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक अधिसंरचना में भी परिवर्तन आता है, जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मार्क्स का मत है कि इतिहास के प्रत्येक युग में दो वर्ग रहे हैं। मानव समाज का इतिहास इन दो वर्गों के संघर्ष का ही इतिहास है। आपने समाज के विकास को 5 युगों में बांटा और प्रत्येक युग में मार्क्स ने पाए जाने वाले 2 वर्गों का उल्लेख किया। एक वह वर्ग जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रहा और दूसरा वह जो श्रम के द्वारा जीवन यापन करता है। तो मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक काल में समाज में 2 वर्ग रहे, एक शोषक और एक शोषित। एक वो कहते हैं कि वो जिसका उत्पादन के साधनों और उत्पादन प्रणाली पर स्वामित्व होता है और दूसरा वो कहते हैं जो कि अपने श्रम के द्वारा जीवन यापन करता है। इन दोनों वर्गों में वो कहते हैं कि इनके हितों में सदैव ही संघर्ष होता है। प्रत्येक वर्ग संघर्ष का अंत नए समाज एवं नए वर्गों के उदय के रूप में होता है। वर्तमान में भी पूंजीपति और श्रमिक 2 वर्ग हैं जो अपने अपने हितों को लेकर संघर्षरत हैं। एक युग के वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप नए वर्गों का जन्म होता है और जो नई समाज व्यवस्था को जन्म देता है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष और उसके परिणाम स्वरूप नए वर्गों के जन्म के कारण ही समाज में परिवर्तन होते हैं। इस तरह मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है। तो आपने मार्क्स के सिद्धांत में देखा कि मार्क्स का जो सिद्धांत है या मार्क्स रेखीय सिद्धांतकार माने जाते हैं। मार्क्स ने कहा कि जो समाज में जो परिवर्तन होता है वो एक चक्र के रूप में या उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन नहीं है, वरन एक सीधी रेखा में परिवर्तन होता है, जिसमें वो कहते हैं कि हम नीचे से लेकर ऊपर की ओर जाते हैं और जो परिवर्तन के जो विभिन्न समाज में जो परिवर्तन होता है वो उसके विभिन्न चरणों में होता है। इनके सिद्धांत को हमने देखा कि आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत कहा जाता है। आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की जो समाज की बात की समाज में, उसमें उन्होंने आर्थिक तत्व को या प्रौद्योगिकी के तत्व को अधिक महत्व दिया। इसलिए इनके सिद्धांत को कभी कभी एक कारकीय सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो केवल आर्थिकी के कारण ही होता है। फिर इन्होंने जब आर्थिकी के आधार पर समाज के विकास के 5 स्तरों की बात की, इसमें वो कहते हैं कि जब समाज के एक युग के बाद दूसरा युग आता है तो वो कहते हैं कि उसमें उत्पादन की प्रणाली बदलती है तो वो कहते हैं कि उत्पादन के संबंध भी बदलते हैं। इस उत्पादन की प्रणाली में वो कहता है कि जिस प्रकार की आपकी उत्पादन की प्रणाली होगी वैसे ही आपकी समाज की संरचना होगी। समाज की संरचना में वो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कला, प्रथा, परंपरा सभी को सम्मिलित करते हैं। इसमें मार्क्स कहते हैं कि जैसे आपकी उत्पादन की प्रणाली होगी वैसे ही आपके उत्पादन के संबंध होंगे। यदि आपकी उत्पादन की प्रणाली बदलती है तो उत्पादन के संबंध भी बदलेंगे।
लेकिन मार्क्स का ये जो सिद्धांत है इसकी कई विद्वानों के द्वारा आलोचना की गई। आलोचना इस आधार पर की गई कि उन्होंने केवल एक ही कारक को महत्व दिया। आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि समाज में जो परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं, ना कि एक ही कारक आर्थिकी या प्रौद्योगिकी को हम महत्वपूर्ण नहीं मान सकते। इसके अलावा आपके सांस्कृतिक कारक होते हैं, जनसंख्यात्मक कारक है, सामाजिक कारक है, राजनीतिक कारक है, ऐसे अन्य अनेक कई कारक होते हैं जो कि आपके समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इनकी जो आलोचना हुई उसमें हम देखते हैं कि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल एक ही कारक आर्थिक कारक को ही उत्तरदायी माना और अन्य कारकों की इन्होंने अवहेलना की। अन्य कारकों में हम किन किन कारकों को देख सकते हैं? सामाजिक है, धार्मिक है, भौगोलिक है, जनसंख्यात्मक कारक है। इन कारकों का भी सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण हाथ होता है और स्वयं आर्थिक कारक भी अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं। दूसरा है आपका, मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन प्रौद्योगिकी, आर्थिक संबंध एवं आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण आते हैं, किंतु ये स्पष्ट करने में असमर्थ रहे कि प्रौद्योगिकी आदि में परिवर्तन क्यों होता है या उसे परिवर्तित करने वाले कौन से कारक हैं। मार्क्स द्वारा प्रयुक्त शब्दों जैसे आर्थिक कारक, उत्पादन की शक्तियां तथा संबंध, आर्थिक सुधार, प्रौद्योगिकी आदि की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। कुछ विद्वान इसमें केवल आर्थिक प्रविधियों को ही सम्मिलित करते हैं, जबकि एंजल एवं सेलिगमैन आदि ने उत्पादन से संबंधित सभी दशाओं को आर्थिक कारकों के अंतर्गत सम्मिलित किया है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पर अधिक जोर दिया, किंतु समाज की नींव संघर्ष पर नहीं, सहयोग पर भी आधारित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का पूरा प्रयास किया, फिर भी आपने आर्थिक कारकों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। मानव केवल अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला पुतला मात्र ही नहीं है। मैक्स वेबर ने मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की है। वे आर्थिक कारकों के स्थान पर धर्म को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानते हैं। तो इस प्रकार आज हमने मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत देखा, जो कि आर्थिकी पर अधिक जोर दिया। उन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए आर्थिक या प्रौद्योगिकी को अधिक महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार समाज में परिवर्तन आर्थिकी या प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप ही होता है। धन्यवाद।